नमस्कार, पू स्टूडियो के लाइव शो चुनावी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगले 5 साल सरकार के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या राह होगी, उन पर आज हमारा फोकस होगा। और हम बात करेंगे कि 36 साल का जो ट्रेंड उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तोड़कर एक बार फिर अपनी सरकार बनाई है, ऐसे में सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी और वो आगे की जो राह है उसके लिए क्या तैयारियां करेंगे, इन पर आज हमारा फोकस होगा। फिलहाल स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरा साथ दे रहे हैं जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन। प्रत्युष, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद स्मृति। बड़ा इंटरेस्टिंग आज भी हमारा फोकस है कि किस तरीके की राह अब आने वाली जो दूसरा टर्म है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में कैसा होगा, क्या चुनौतियां होंगी सरकार के लिए और कैसी तैयारियां कर रहे होंगे या करेंगे। और हाँ, ऐसे काफ़ी जो अधूरे वादे हैं जो उन्होंने पिछले 5 सालों में जो रह गए हैं, जिन पर काम जारी था बीच में रह गया है, उनको कैसे फुलफिल करने का प्रयास रहेगा। देखिए स्मृति, चुनौतियां तो काफ़ी हैं। जो नई सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में, इसमें चुनौतियां काफ़ी हैं क्योंकि कोरोना के काल से हम जस्ट अभी बाहर निकल के आए हैं। अनलॉक की प्रक्रिया चली, उसके बाद से इकॉनमी अपनी रफ्तार पकड़ी है। और जैसे कोरोना के टाइम पे खासकर यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से जो लोगों की मदद की थी, उन सारी स्कीम्स को वो कब तक आगे चलाएंगे, जो लोगों को राशन पहुँचाने का काम था, वो सारी चीज़ें, वो ये सारी जो मेन चीज़ें हैं वो या तो सरकार उसको कंटिन्यू करे या फिर उसकी जगह पे कोई अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। जैसे कि आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना का पूरा दौर चल रहा था तो पीएम गरीब कल्याण योजना करके एक स्कीम चलाई थी, जिसमें कि 2 तरह से गरीबों को 2-3 पैरामीटर्स में करके और फिर उनको राशन देने की बात थी, जिसका अंत जो है वो एक्सटेंड करके ये प्रोग्राम रखा गया था। और अभी मार्च 31 को ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है जी। तो अब ये सरकार को देखना पड़ेगा कि ये जो स्कीम है इसको आगे बढ़ाना है या यहाँ पे ख़त्म करना है। अगर ख़त्म कर रहे हैं तो फिर वो अन्न जो पहुँचाए जा रहे थे, जो मिल रहे थे गरीबों को, जो लोग पुअर कम्युनिटीज़ थी, उनको फिर आगे कैसे सपोर्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आगे आने वाले जो सरकार है योगी 2.0 उनके सामने विचार विमर्श करना पड़ेगा। उसके अलावा किसानों को सपोर्ट का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा है। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम हमने देखा भी था कि काफ़ी अलग अलग इश्यूज उठ के आ रहे थे। तो वो उसको सरकार उसके ऊपर क्या कदम उठाती है वो इम्पोर्टेंट था। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। 2016 में CMIE के आंकड़े के अनुसार 16% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं जी, जो पिछले साल घट के 4.38 पे आया था। और ये सरकार ने ऑल ओवर इंडिया, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। सो 4.8 आया था 2021 में। हालांकि वो आंकड़ा में भी काफ़ी लोग जो हैं एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो काफ़ी उन आंकड़ों के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है CMIE का। और इस आंकड़े के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट के बेस जो पैरामीटर है उस पर यूपी थोड़ा बेटर है। लेकिन कोरोना काल में जितने लोग वापस आए, जो उत्तर प्रदेश से वापस आए, जो बाहर काम कर रहे थे, उनको नौकरियां देने की बात, उनको रोजगार के अवसर देने की बात, सरकार ने काफ़ी कुछ कदम उठाए, लेकिन उसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि योगी पहले भी कह चुके हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जो उत्तर प्रदेश का है, वो बाहर जाके काम करने की उसको ज़रूरत ना पड़े, ये अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है। और योगी गवर्नमेंट की तारीफ करनी होगी कि बीमारू राज्य की कैटेगरी से निकाल के उत्तर प्रदेश को बाहर पहुंचाया। इसके लिए 5 साल काफ़ी मेहनत लगी और इकॉनमी को पटरी पे लाने में जो वर्क फोर्स है उसका यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है सरकार को। क्योंकि जो बाहर माइग्रेट्स गए थे वो अभी अगर नहीं जा रहे हैं या जाने के मूड में नहीं है तो उनको अपॉर्चुनिटी यहीं मिले। स्टेट में किस तरीके बहुत से सारे ऐसे स्कीम्स हैं लोकल लेवल पे जो सरकार जिस पे काम करना शुरू कर चुकी थी। और MSME और SME भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर के उम्मीदें काफ़ी हैं कि सरकार इन सेक्टर्स में भी अगर और अच्छी तरीके से काम करेगी, जो उम्मीदें हैं, तो बेरोजगारी का जो ये मुद्दा है या इशू है उसको भी रिजॉल्व करने में कहीं ना कहीं मदद बहुत इसमें बहुत सहायक होगा ये सब। अगर ये सब काम करते बहुत सपोर्ट मिलेगा। और जहाँ तक राज्य के बजट की बात है, 2017 में 2 लाख करोड़ का बजट था, जो अभी बढ़ के 8.5 लाख करोड़ के आसपास हुआ पिछले साल में। तो आप देखें कि इकोनॉमी को पटरी पे तो ले आया सरकार ने, बहुत अच्छे से ले आए, लेकिन अभी काम बहुत करना है। और आप देखें कि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी सबमिट्स किए थे, जहाँ पे बाहर से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग किए थे। क्योंकि एक समय ऐसा था जब यूपी में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। मगर अब लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है। तो पिछले साल सतीश महाना जो एक मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट आया था करीबन 40-45 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ यूपी के अंदर में।
और इसमें यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इन सारे कंट्रीज ने प्रपोजल्स दिए हैं यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए। एकाना स्टेडियम जो खुला है लखनऊ में, वो भी एक बहुत मजबूत एक माना जा रहा है जो काम किया गया है। उसके अलावा जिस तरीके से फिल्म सिटी को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आए हैं वो भी एक देखने योग्य सराहनीय है। जी, स्मृति, इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखें तो काफी काम किया है। 7 एयरपोर्ट बने हैं। टूरिज्म के पर्पज से काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और कुशीनगर, इनको सेटअप करने की बात चल रही है। आप देखें तो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बुंदेलखंड हो, बलिया हो, लखनऊ वाला उसको कनेक्ट कर रहे हैं, पूर्वांचल हो, ये सारे जो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो, ये भी काम हुआ है। तो काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी हुआ है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है, क्योंकि जब तक आप हर डिस्ट्रिक्ट को, हर विलेज को डिस्ट्रिक्ट से और हर डिस्ट्रिक्ट को उस आपके स्टेट के जो कैपिटल है उससे कनेक्टिविटी अगर जब तक बहुत स्मूथ नहीं होगी, तब तक आपकी इकोनॉमी जो है दौड़ेगी नहीं। तो योगी आदित्यनाथ के पास काम बहुत है, खासकर महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी, ये जो ऐसे बड़े बड़े चीजें हैं जहाँ पे अभी सरकार ने समझे कि अभी जो 5 साल पे उन्होंने काम किया वो पहला कदम रखा है अभी, और आगे अभी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने हैं। और ये भी नहीं भूलना होगा कि विधानसभा में जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो भी इस बार बहुत सशक्त है और पूरे प्लान में होगा कि जरा सी भी चूक हो या जरा सी भी अगर कदम डगमगाएं तो घेरने के लिए तैयार बैठा होगा। अच्छा, पूरे दिन भर के जितने भी तमाम ट्रेंडिंग कूज होते हैं, ट्रेंडिंग पोस्ट होते हैं कूपर, उसको हम अपने शो पे दिखाते हैं। 2 पार्ट्स में होते हैं। पहले पार्ट में हम पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से जो कुछ भी पोस्ट होते हैं कूपे, उनको दिखाते हैं। फिर उसके बाद कॉमनर्स यानी आम जनता, आपके कूज भी हम यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की ओर से क्या कुछ कूपर आज कहा गया है। सबसे पहला ये पोस्ट है केशव प्रसाद मौर्य जी का। ये कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 सालों में गरीबों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार भी गरीब कल्याण का यज्ञ जारी रखेगी। जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि राशन को लेकर के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर बंद कर रहे हैं तो किस तरीके से, आप मदद करेंगे पुअर क्लासेस की तो किस तरीके से करना। जी बिल्कुल, आप देखें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या समझना है यहाँ पे कि जो सरकार की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से अपने राज्य तक लेके आती है और अपने राज्य से आगे उन लोगों तक पहुँचाती है जिसकी उनको खासकर जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत। तो ये प्रोसेस पूरा स्मूथ चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो पहले की सरकारों ने कभी उसमें प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस सरकार ने, जो पिछले 5 साल रही होगी, कि इसने उस प्रोसेस को पूरा स्मूथ किया। लोगों जब बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा उसको मिला, इसका ही फायदा इन्हें चुनाव में भी मिला है। मुझे लगता है ऐसे ही ये प्रोसेस को जरूर जारी रखेंगे। अगले कूप पर नजर डालते हैं। यह है डॉक्टर राजेश्वर सिंह का। ये कहते हैं, प्रदेश में अपना निर्णय सुनाते हुए वंशवाद, भ्रष्टाचार व गुंडाराज की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। यूपी की देवतुल्य जनता की ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों में विश्वास रखते हुए विकास की यात्रा में पुनः अपना योगदान देकर भाजपा सरकार को बनाया है। जी बिल्कुल, वंशवाद, भ्रष्टाचार और गुंडाराज इन्होंने बात की है। बिल्कुल कॉमन जो लोग हैं, कॉमन पब्लिक है, उनके दिमाग में भी यही सारी बातें होंगी, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने योगी सरकार पे अपना विश्वास दोबारा प्रकट किया। जी अब हमारे पास कुछ ऐसे कूज हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो आम जनता से हमें मिले हैं, जो कॉमनर्स से आए हैं, जो आप सबसे आए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले निधि का ये पोस्ट है। ये कहती हैं, यूपी की जनता ने अलग तरह से इस बार अपना मतदान किया है। 36 साल बाद लगातार दोबारा बीजेपी को सत्ता में लाए हैं। तो मुझे लगता है कि एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरी है बीजेपी और जनता का प्यार और उनको सहयोग भी मिला है। उनकी जो नीतियां हैं, मुझे लगता है खासकर महिला सुरक्षा, क्योंकि निधि का ये पोस्ट है जी, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा था जिसको लेकर महिलाओं ने इस बार कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत अहम मुद्दा था जिसमें महिला सुरक्षा भी आता है। और आप देखें पिछले 5 साल में नो रॉयट स्टेट, नो किडनैपिंग स्टेट, इस तरह की चीजें हुई हैं। मतलब जो पहले जिसका ग्राफ ऊपर रहता था उसका ग्राफ बिल्कुल जीरो हो गया, ना के बराबर हो गया। जो लड़ाई झगड़े वाले आते हैं वो आपसी रंजिश का मामला ज़्यादा होता है। तो ये इस चीज़ पे तो कंट्रोल किया सरकार ने और जनता ने बिल्कुल अलग तरीके से वोट किया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वोट किया है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही थी पुराने ढर्रे पे, उस पर वोट नहीं किया है। तो बिल्कुल ये मैं इसकी बात से मुझे लगता है अपनी प्रत्युष आप इस बात पर अग्री करेंगे कि अपनी इमेज को कायम रखना और अपनी इमेज पे काम करना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि कहीं ना कहीं चूक अखिलेश से
रही है इस बार भी चुनाव में? जो 2012 से 17 तक उनकी जो सरकार रही, उस सरकार में जिन तरीकों से चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और आज तक भुगत रहे हैं। अगला पोस्ट हम लिख लेते हैं, वो है स्निग्धा का। ये कहती हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इतने सारे मुद्दे और इतने सारे हमलों पर लगता है योगी जी की बुलडोजर बाबा वाली छवि ने ज्यादा काम किया और दोबारा सरकार बनाने में बीजेपी सफल हुई। ये एक सार्कास्टिक पोस्ट है, ये एक मुझे लगता है गुस्से में लिखा गया ये पोस्ट है। नहीं, गुस्से में भी लिखा फिर भी ठीक है, गलत नहीं बोल रही है। बुलडोजर बाबा का उनका जो एक इमेज जो बन के आई, निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में बसी है चीजें। और कल परसों में कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने जो बुलडोजर रखते हैं उन्होंने अपने बुलडोजर की काउंटिंग बढ़ा दी है कि हो सकता है इसकी और जरूरत पड़े। तो ये चीजें ठीक है और जनता इसको पसंद कर रही है, क्योंकि बुलडोजर एक सिंबॉलिक चीज है। इसके पीछे है वो लॉ एंड ऑर्डर का को स्टैब्लिश करना, ये एक सिंबॉलिक है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टैब्लिश करना वही बहुत बड़ी बात है। और रही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के जो बड़े मुद्दे हैं, उन पर मुझे लगता है अगले 5 साल में जो काम कर रही थी सरकार पिछले 5 सालों में, उन पर और कस करके काम करेगी और डट करके काम करेगी। अगला पोस्ट ले लेते हैं, ये है रिद्धि का पोस्ट। ये कहती हैं, रोजगार और स्वास्थ्य यूपी में काफी बड़ा और अहम मुद्दा बन चुका है। अगले 5 साल में योगी जी को इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इस पर हम लगातार ये बात चर्चा होती जा रही है कि ये 1-2 इम्पॉर्टेंट बड़े मुद्दे हैं और खासकर अगर बात करें कोविड के बाद से, तो ये ना केवल राज्य सरकारों के लिए बल्कि केंद्र सरकारों के लिए भी ये एक केंद्र सरकार के लिए भी एक मुद्दा है। और ना केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि वैश्विक ये मुद्दा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिससे और भी कंट्रीज और भी देश जूझ रहे हैं। कोरोना ने तो दिखा दिया स्मृति कि आप स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य जो प्रोसेस है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो आप देते हो लोगों को अपने राज्य में, अपने देश में, उसमें आपको वो स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो ये महामारी अगर भगवान न करे वापस आती है इस तरह कुछ और भी आती है तो ये बहुत ही दुखदाई होगा कि एक तरह से हमने एक सबक सीख के भी उसके ऊपर काम नहीं किया। जी। अगला पोस्ट ले लेते हैं, ये रवि का पोस्ट है। ये कहते हैं, जनता जैसे बोल रही है, बुलडोजर बाबा हो सकता है यूपी से होकर दिल्ली तक पहुंचे। 2024 में देखना होगा कि क्या होता है। स्मृति, ब्रांड योगी की जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं वो बात है, बट रिएक्शन आप ही से लूंगी मैं। जी, इस पे देखें आप, इस पोस्ट के पीछे की जो भावनाएं हैं उसको अगर आप देखें स्मृति, तो आप अंतर समझे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का। मैं कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल अल्टरनेटिव है। कि यहाँ पे एक एमपी है, वो सीएम बनता है, सीएम बन के उसके बाद से फिर वो 5 साल काम करता है, फिर सरकार में दोबारा चुन के आता है और उसके बाद से उसको एक अल्टरनेटिव के रूप में देखना शुरू कर देती है जनता नेशनल लेवल पे। तो ये नीचे से उठ के आया है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जो अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही होता है। योगी के सामने चैलेंजेस काफी हैं। अभी मैं जैसा कि हम बात कर रहे थे, सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है जो उनके अपने एमएलएज हैं वो लोकल लेवल पे लोगों से कितना कम्युनिकेट करते हैं अगले 5 साल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो कम्युनिकेशन बना रहेगा तो इनको फायदा होगा। ये एक बहुत अच्छा आपने बात बताई। दूसरी एक चीज स्मृति और मैं बोलना चाहूंगा, सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है कास्ट इक्वेशंस को मेंटेन रखना अपने फेवर में। जिन लोगों ने वोट किया, चाहे जिस कारण से भी किया हो, उसको वो प्रोसेस कंटिन्यू रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, भारत की सबसे बड़ी मजबूत लोकतांत्रिक पार्टी है वो बीजेपी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और आपके स्टेट का सबसे मजबूत माइनॉरिटी, ये दोनों कम्युनिटी को एक साथ मिलना पड़ेगा। ये जब तक ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, राज्य का बहुत तेजी से विकास शायद थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो। तो जरूरी है कि मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम जो कम्युनिटीज है या माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है, बीजेपी पूरा का पूरा गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, उनको पूरा का पूरा आप समझे कि उनको भी सपोर्ट, जिस तरह से हालांकि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लोग, लेकिन ये चीजें उन तक पहुंचे, कम्युनिकेशन में पहुंचे। वैसे पहुंच रही है लेकिन कम्युनिकेशन में चीजें पहुंचे कि सरकार अभी आपके साथ है। तो ये जब चीजें होने शुरू जाएंगी तो फिर बीजेपी मजबूत होगी, राज्य भी मजबूत होगा और मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कास्ट हो, सबका एक साथ विकास होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हालांकि पूर्ण बहुमत के साथ आ गई है उत्तर प्रदेश में, थंपिंग विक्ट्री के साथ आई है, मगर जहां चूक हो गई है उन एरियाज में देखना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे कौन से मतदाता हैं जो हमसे अलग हो गए या जिनको हम अपने साथ लेकर के नहीं चल पाए। और अगले 5 साल ये चुनौती बहुत बड़ी होगी।
और आज दिन भर में कुछ तमाम बड़ी हेडलाइंस हैं जिन पर हमारी नजरें रहीं। आइए देखते हैं ये बड़ी तमाम हेडलाइंस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी हैं। सबसे पहली हेडलाइन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया जम्मू कश्मीर का बजट। पूरा अपडेट पढ़िए जागरण पर। बिहार विधानसभा में स्पीकर पर भड़के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, कहा आप खुलेआम कर रहे हैं संविधान का उल्लंघन। और रशिया यूक्रेन वॉर से यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक जारी। हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत, 5 घरों को पहुंचा नुकसान। मुझे लगता है कि ये जो एयर स्ट्राइक और इस तरीके की चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हो रही हैं, हालांकि हमारा शो हलचल है केंद्रित सिर्फ चुनाव पर, मगर मुझे लगता है कि ये जो एयर स्ट्राइक्स और जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ये बहुत जल्दी है, बहुत ज़रूरी है कि ये जल्द से जल्द इस चीज़ का निपटारा हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लॉस हो रहा है जान माल को, बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ की रोकथाम जल्द से जल्द किया जाए। आपसे क्लोजिंग रिमार्क लूँगी मैं। जी स्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपने कि ये इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह के वॉर होने नहीं चाहिए, चाहे जिस भी कारण से हुए हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से बैठ के हर कंट्री जहां जिसको प्रॉब्लम हुई है वो बैठ के डिप्लोमेटिक लेवल पे चीजें सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की लड़ाइयाँ होती है तो इकोनॉमी पे, लोगों के घर बार, जिंदगियां तबाह होती है, कई लोगों की जानें चली गई हैं, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और वॉर बिल्कुल ही किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करें, डिस्कशन करें, वो एक बेहतर तरीका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कू प्लेटफॉर्म पे, हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें टैग कर सकते हैं। फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।